चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर, जो कि आपका ऑनलाइन पेपर आया हुआ था 2021-22 में। ठीक है, ये हमारा 5 जनवरी का पेपर है। प्राइमरी लेवल का जो आपका होता है सीटेट का, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज हम सीडीपी यानी बाल विकास के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पिछले साल पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और कोई भी टीचिंग में केसी या कोई न्यू अपडेट होती है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर चैनल पर आपको बताया जाता है। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप ऐड हों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। मैं यहाँ पर PYQ सॉल्यूशन इसलिए आपको करा रही हूँ सीटेट के, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर के, क्योंकि आपको पता है इस बार 2023 में भी आपका ऑनलाइन ही पेपर होना है। जब मैंने प्रिपरेशन की थी और पहले ही अटेम्प्ट में दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई किए थे, जूनियर और प्राइमरी लेवल, तो मैंने भी PYQ सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो आपको PYQ जो है सॉल्व करके जरूर जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करके जाएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए देखते हैं आज हम बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 5 जनवरी 2022 को पूछे गए थे ऑनलाइन वाले पेपर में। ठीक है, ये रहा आपका पेपर जो 5 जनवरी 2022 को हुआ था। ये आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था। ये हम बाल विकास के आज पेपर सॉल्व करेंगे, CTP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पेपर रहता है वहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास का। अब स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आप बताइए, पूरी तरह से केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड होता है आपका विकास? क्या नहीं, विकास तो आपके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। डेवलपमेंट आपका शारीरिक विकास, तो केवल आप हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं रह सकते। तो फर्स्ट हमारा अभिकथन तो गलत लग रहा है। फिर इसका कारण देख लेते हैं क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ही मतलब कि ओनली, ही जो है आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका ये कारण भी गलत है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही गलत है, इसलिए आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन 4। A और R दोनों ही गलत हैं। ओके, नेगेटिव टैग वर्ड आपके सीटेट में बहुत काम करते हैं। एक आपकी जो है, अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पता है, सीटेट का एग्जाम आपका आसानी से जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। जैसे सोलली या फिर ओनली, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल। आपको पता है, एक तो आपका फाइन मोटर स्किल होता है, एक आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ये मैंने आपको बता रखा है डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो फाइन मतलब कि आप अपनी उंगलियों से, जैसे आप लिखने का काम करते हैं तो आप पूरे कंट्रोल सिर्फ आपकी उंगलियों पर होता है, मेनली आपका पेन पकड़ने का। ठीक है, और आप चलते हैं या फिर आप दौड़ते हैं तो आपका फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर। तो जिसमें फुल बॉडी आपका पार्ट ले वो ग्रॉस मोटर होता है। जो आप छोटे छोटे बारीकी काम करते हैं वो आपका फाइन मोटर स्किल होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म यानी फाइन मोटर स्किल के बारे में आपका पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। दौड़ना, चलना, ये सब आपका ग्रॉस मोटर में आएगा। कूदना भी ग्रॉस मोटर में आएगा, लेकिन लिखना, ठीक है, लिखना, कुछ बिनना या फिर कुछ ड्राइंग बनाना, ये ऐसी चीज़ें आपसे पूछे जाएँ तो सिंपल आपका सूक्ष्म कौशल या फिर फाइन मोटर स्किल के अंदर आपको बतानी है। ओके, तो तीसरा हमारा राइट जवाब हो गया। ये आपका हर शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने 4 जनवरी का क्वेश्चन पेपर आपको कराया था अभी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है आपके सभी शिफ्ट में टॉपिक सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पेपर जो है सॉल्यूशन PYQ आपने सॉल्यूशन कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% जो तैयारी आपकी वहीं पर हो गई। ओके, PYQ आपको बहुत ज़रूरी है देखना पेपर के पहले। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? आपका पूछा गया है मध्य बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है कि कौन सा होगा, ये जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, मतलब कि मध्य बाल्यावस्था में आपके अंदर जो है तर्क करने की क्षमता आ सकती है, आप समझने लगते हैं। यही आपका राइट जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश में देखते हैं क्या है, मिडिल चाइल्डहुड के आपके बारे में पूछा गया था। मिडिल चाइल्डहुड जो है स्टेज होती है। ओके, तो बाल्यावस्था के बारे में आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट जवाब है। ये अवस्था, स्टेज, ये सब आपसे जो है चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी, इनसे सबसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट की जो आपकी स्टेज होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। फिल्मों एवं विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की फिल इन द ब्लैंक्स संस्था के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आप फिल्म और जो एडवर्टाइज देखते हैं टीवी में, उसमें जो आप सीखते हैं उसमें क्या आपका जो है मेन रोल जो है प्ले करता है। मीडिया, क्या मीडिया होता है? हाँ, मीडिया तो होता ही है जो आप टीवी वगैरह देखते हैं, लेकिन क्या ये आपका सेकेंडरी होता है सोशलाइजेशन या प्राथमिक होता है? तो मीडिया हमेशा द्वितीयक या कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। ये वाइगोत्स्की साहब बात करते हैं कि आपका मीडिया या फिर जो कुछ न्यूज़पेपर होता है, फैमिली के अलावा, फैमिली आपका जो परिवार होता है यही आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। उसके अलावा जो कुछ भी आपका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो आपका द्वितीयक माना जाएगा। ठीक है, तो मीडिया आपका यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण का एक पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक जो है भूमिका पर प्रकाश डालता है। ओके, मीडिया हमेशा द्वितीयक में रहेगा, आपका याद रखना है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ये आपके जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। SPCF 4 स्टेज बताई थी आपके पियाजे ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये पूर्व संक्रियात्मक आपका ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें कौन सी क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होती है? अमूर्त सोच की क्षमता नहीं, ये तो आपकी फॉर्मेशन जो है सबसे लास्ट में आती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में सबसे लास्ट में आएगी, तो ये तो हमारा सही जवाब होगा नहीं ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 देखते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, या फिर दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इनमें से पूर्व संक्रिया में आपकी कौन सी समझ आती है बच्चे में, ये आपसे पूछा गया है। डीन पियाजे से आपका यह क्वेश्चन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ये हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इंग्लिश में देखते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे में आ जाता है जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज पर होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से जीन पियाजे का क्वेश्चन आया हुआ है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका का फिल इन द ब्लैंक्स और होना जरूरी है। तो शिक्षिका का क्या होना जरूरी है? 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चन 6 में। तो शिक्षिका का गतिशील होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है और लचीला। ठीक है, एक्टिव और फ्लेक्सिबिलिटी 2 चीज़ों पर जोर देते हैं जीन पियाजे। मोबाइल या फिर एक्टिव और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को क्लास में। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, तभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन 7 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की से आ गया आपका, जो समाजीकरण की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की। लेव वाइगोत्स्की के विचार में इनके हिसाब से क्या बताना है आपको, क्या विचार है वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। वाइगोत्स्की का कहना है सबसे पहले आप भाषा सीखते हैं तब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञात्मक विकास या फिर विचार जो आपके अंदर डेवलप होते हैं, सबसे पहले आपके अंदर बच्चे के अंदर भाषा आती है। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं सबसे पहले बच्चे के अंदर विचार जो है आते हैं, संज्ञान विकसित होता है, तब वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा सबसे पहले सीखता है बच्चा, बोलता है फिर सोचता है। ओके, तो ये वाइगोत्स्की के हिसाब से ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने क्या क्या चीज़ आप इम्पोर्टेंस बताई थी अपनी थ्योरी में, ये आपको बताना है। तो सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो इनमें से क्या क्या वर्ड आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की के बारे में, ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल और सामाजिक संपर्क, आपको मैंने बताया था SCL। वाइगोत्स्की के बारे में बस ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ये आपका सोशलाइजेशन, सामाजिक याद रखना है। C कल्चर, मतलब कि आपका कल्चर से रिलेटेड आना चाहिए। और ये आपका लैंग्वेज, भाषा।
समाज, कल्चर और भाषा, 3 कीवर्ड हैं आपके वाइगोत्स्की के। तो यहाँ पर सांस्कृतिक मतलब कल्चर भी आ गया और समाज भी आ गया। तो ऑप्शन 1 और 2 वाले सही थे। तो यहाँ पर 3 नंबर में दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। मल्टीपल यहाँ पर आंसर सही होते हैं सीटेट में, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। ओके, और वीडियो के PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आसानी से पेपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। PYQ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी बच्चों की हेल्प हो जाए और चैनल से जुड़ जाएँ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, बहुत पूछा जाता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम मतलब कि लर्निंग कैसे होती है, बाल केंद्रित कक्षा में आपका अधिगम कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, ठीक है, जो बाल केंद्रित क्लास होती है उसमें जो है चाइल्ड सेंटर जो क्लास होती है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही सीखते हैं, मतलब कि दोनों ही आपस में बातचीत करके एक्टिविटीज करके सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये आपके कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, नैतिक विकास के सिद्धांत से। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि कौन सी एज में बच्चा जो है समाज से डरना बंद कर देता है और अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरों के इरादों का उपेक्षा करता है। तो कौन सी एज में बच्चा होता है, आपको पता है कोहलबर्ग में आपके 3 लेवल दी थी और 6 स्टेजेस थी, हर एक लेवल में 2 स्टेज थी तो 6 स्टेज हो गई। 3 लेवल कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी लेवल, यहाँ से आपसे नहीं पूछा गया है, इस स्टेजेस से पूछा गया। ये जो 6 स्टेज दी हैं कोहलबर्ग ने, इसमें से कौन सा स्टेज पर ये बच्चा ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट जवाब है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बच्चा पनिशमेंट से डरता है इसलिए काम करता है, वरना वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर आपकी मल्टी जो है इंटेलिजेंस के बारे में थ्योरी दी थी इन्होंने। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है। गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति भाषा का अच्छा प्रयोग कर लेता है वो उसके अंदर कौन सी टाइप की बुद्धि होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है गार्डनर के हिसाब से। सिंपल सी बात है, वो भाषाई उसके अंदर लैंग्वेज की जो है अच्छी सूझबूझ होगी, वो आपका लिंग्विस्टिक ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। राइट, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था जो कि आपकी NCERT में दिया हुआ है, और कुछ बुक्स आपका 9 प्रकार की जो है बुद्धि के बारे में भी बताते हैं गार्डनर के हिसाब से। ओके, बट NCERT में अभी आपकी 8 प्रकार की बुद्धि दी हुई है गार्डनर के हिसाब से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कौन सा जो है यहाँ पर अच्छा जो है पॉइंट नहीं माना जा रहा है। नेगेटिव आपको वर्ड पर ध्यान देना है, नेगेटिव आंसर आपसे पूछा गया है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ठीक है, यहाँ पर हमें कमियों को नहीं देखना है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि तरह तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, हर किसी के अंदर एक अलग विशेषता पाई जाती है, तो हमें कभी बच्चे की कमी को नहीं देखना है। सिर्फ हमें उसके जो भी मतभेद है या फिर जो भी डिफरेंस है, उनके डिफरेंस में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं, उसका प्रयोग जो एक संसाधन के रूप में करना होता है। ये आपके NEP 2020 भी बात करता है। ठीक है, सम्मान करना है, हमेशा संचार और विचार करना है, प्रयोग करना है, लेकिन कमी जो है आपका कमियों को पहचानना एक नेगेटिव टैग वन माना जाता है आपके CTET में, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
क्योंकि हमसे निगेटिव जवाब मांगा गया था। ठीक है, एक आपका जेंडर से क्वेश्चन जरूर आता है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के को गुड़िया जो है गिफ्ट में मिलती है तो वो बोलता है, मैं इसका क्या करूँगा। लड़की गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह क्या दर्शाता है, मतलब लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, क्या मतलब लड़कियां ही गुड़ियों से खेल सकती हैं। ये उसकी बात को क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात को यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। क्योंकि अब बच्चे को क्या पता, वो 4 साल का है, लेकिन उसने जो समाज में देखा है, सुना है, वो वही चीज़ बोल रहा है कि गुड़िया जो है सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, लड़के नहीं खेल सकते। तो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन हो गया और ये फिक्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है फॉर्मेटिव और जो है समेटिव असेसमेंट होता है। टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, और ऑफ लर्निंग को कहते हैं समेटिव असेसमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर लर्निंग के लिए पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ हम क्लास में करें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा हो, जो कि बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो आपका दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में उसके आकलन को शामिल करें, मतलब कि डे टू डे बच्चे को समझाएं, उसकी कमी को देखें और उसको समझाएं। ठीक है, तो जब आप डेली फीडबैक लेंगे क्लास का तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कैसा सीख रहा है। ये अच्छा माना जाता है, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट जवाब हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये भी फिक्स क्वेश्चन आपका होता है सीटेट में। आपको प्रमोट करना है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करना है, बच्चे को सोचने पर मजबूत करना है, बच्चा खुद से सोच समझ के अपना जवाब दे। तो क्या क्वेश्चन आप करेंगे बच्चे से, ये पूछा गया है आपसे। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सिंपल सी बात, इसमें तो बच्चा सिर्फ ईयर का नाम बता देगा, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, इसको वो बच्चा याद करके भी बता सकता है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता पहला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये भी नहीं हो सकता, इसमें बच्चा याद करके बता देगा, बस 180 डिग्री होता है, बस इसमें कुछ बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी बच्चा याद करके बता देगा, लेकिन बच्चे को सोचना कहाँ पड़ेगा, जो है ऑप्शन नंबर 4 में। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें बच्चा का जो है थिंकिंग डेवलपमेंट होगा और क्रिटिकल थिंकिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन 4 राइट जवाब हो जाएगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चन देखे CDP के, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, CDP, EVS, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी PYQ हैं आपके सारे सब्जेक्ट के, पेपर 1 हो या पेपर 2 को, सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। प्रैक्टिस आपकी अच्छे से कराई जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ आपको पढ़ा रही हूँ अपने अनुभव के आधार पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी, तो मेरा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, प्राइमरी और जूनियर का। तो मैं भी आपका पेपर फर्स्ट प्रयास में ही क्लियर करा के जो है छोड़ूंगी। आपको सभी को क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए उनकी भी, और चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।